गाइस माई सेल्फ डॉक्टर यश। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर एफएमजी एग्जाम और राजस्थान मेडिकल ऑफिसर एग्जाम के लिए। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन। ये है एचआईवी पेशेंट का क्वेश्चन। एचआईवी पेशेंट का क्वेश्चन बहुत ही हॉट फेवरेट होता है एग्जामिनर का। अब ये है एचआईवी पेशेंट प्रेजेंट विथ फीवर, कफ एंड स्पूटम प्रोडक्शन। अब कफ भी प्रेजेंट है और स्पूटम प्रोडक्शन भी प्रेजेंट है और साथ में CD4 काउंट कितना दिया हुआ है 55। अब अपने दिमाग में एक चीज आती है हमेशा, जब भी CD4 काउंट 2000 से कम दिया हुआ हो पर मिलीमीटर क्यूब, तो अपने दिमाग में सबसे पहला क्या आइडिया आता है निमोनिया का, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। सबसे पहले यही दिमाग में आता है हर स्टूडेंट के कि जब भी CD4 काउंट 200 से कम दिया हुआ होगा तो सबसे पहले चीज़ क्या आएगी दिमाग में कि निमोनिया का कारण क्या हो सकता है एचआईवी पेशेंट में, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। लेकिन अपन को हमेशा ऐसा नहीं सोचना। क्यों नहीं सोचना? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, स्पूटम प्रोडक्शन, और न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी के अंदर स्पूटम प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है। कैसा कफ होता है इसके अंदर? नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है। कैसा होता है? नॉन प्रोडक्टिव कफ। और साथ में एक और चीज होती है ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग। जो ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग होती है वो क्या होती है? नॉर्मल। ऑस्कल्टेशन फाइंडिंग नॉर्मल होगी। स्टेथोस्कोप से अपन जो भी फाइंडिंग देखेंगे वो नॉर्मल होगी। वेसिकुलर ब्रीदिंग होगी, वेसिकुलर ब्रीदिंग होगी, नॉर्मल ब्रीदिंग होगी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। एग्जामिनर शोज ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड। अब ब्रोंकियल ब्रीथ साउंड तो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में होती नहीं है। साथ में प्रोडक्टिव कफ भी नहीं होता, कफ भी प्रेजेंट नहीं होगा पेशेंट में, तो कफ भी एब्सेंट होगा। और एग्जामिनर क्या कह रहा है? एक्सरे शोज राइट लोब कंसोलिडेशन। और न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी के अंदर, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया के अंदर चेस्ट एक्सरे कैसा होगा? चेस्ट एक्सरे होगा नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। चेस्ट एक्सरे होगा नॉर्मल, या क्या हो सकता है? पेरी हाइलर सिमेट्रिकल इंटरस्टिशियल पैटर्न। अधिकतर टाइम क्या होगा? नॉर्मल होगा चेस्ट एक्सरे। मोस्ट ऑफ द टाइम चेस्ट एक्सरे नॉर्मल होगा न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में। कोई भी राइट लोब की कंसोलिडेशन नहीं दिखेगी उसमें। यहां पर क्या लिखा हुआ है? राइट लोब कंसोलिडेशन। तो ये न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी तो यहां पर आंसर हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई? अब अपन को क्या आइडिया लगाना है कि ब्रोंकियल ब्रीदिंग किसके अंदर प्रेजेंट होती है? ब्रोंकियल ब्रीदिंग प्रेजेंट होती है लोबार्ड निमोनिया के अंदर। एक तो ब्रोंकियल ब्रीदिंग दी हुई है, साथ में क्या दिया हुआ है? चेस्ट एक्सरे और राइट लोब कंसोलिडेशन, मतलब पूरे लोब की इन्वॉल्वमेंट है। जब भी लोब की इन्वॉल्वमेंट होगी तो क्या होगा? लोबार्ड निमोनिया। और लोबार्ड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के दिमाग में क्या आती है कि जब भी एचआईवी पेशेंट का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। लेकिन ऐसा नहीं होता। एचआईवी पेशेंट के अंदर भी मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है निमोनिया का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। समझ में आ रहा है? जब भी न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी का क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ होगा? नॉर्मल ब्रीदिंग। चेस्ट एक्सरे भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। और ब्रोंकियल ब्रीदिंग एब्सेंट होगी। नॉर्मल वेसिकुलर ब्रीदिंग होगी। ऑस्कल्टेशन नॉर्मल होगा हमेशा न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में। समझ में आ गया? और यहां पर क्या दिया हुआ है? ब्रोंकियल ब्रीदिंग। ऑस्कल्टेशन एबनॉर्मल है। ब्रोंकियल ब्रीदिंग कब मिलती है? लोबार्ड निमोनिया के अंदर, याद रखना। अब अपन कुछ अलग अलग एक्सरे डिस्कस करते हैं अलग अलग टाइप के निमोनिया के, और उनका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म भी देखेंगे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी की ड्रग भी देख लेते हैं अपन, कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी की? ट्राइमिथोप्रिन, TMP प्लस SMX, सल्फामिथाक्सोजोल। ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया की।
अब इसकी डोज क्या होती है? डोज होती है 15 to 20 मिलीग्राम पर केजी। कितने दिन के लिए देते हैं? 21 डेज के लिए। समझ में आ रहा है? और न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में जो सीटी फाइंडिंग होगी, सीटी फाइंडिंग क्या होगी? एचआरसीटी की फाइंडिंग क्या होगी? एचआरसीटी की फाइंडिंग होगी पेची, ग्राउंड ग्लास, ओपेसिटी। ये सीटी की फाइंडिंग होगी। तो न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी कौन सा निमोनिया कराता है? एटिपिकल निमोनिया। और एटिपिकल निमोनिया के अंदर क्या मिलती है? चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिलता है। एटिपिकल निमोनिया के अंदर चेस्ट एक्सरे क्या मिलता है? अधिकतर टाइम नॉर्मल मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम चेस्ट एक्सरे नॉर्मल मिलेगा न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी में, क्योंकि ये एटिपिकल निमोनिया है। समझ में आ गया? ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ लिया अपन ने, ट्राइमिथोप्रिन प्लस सल्फामिथक्साजोल 15 से 20 मिलीग्राम पर केजी फॉर 21 डेज। समझ में आ गया? सीटी स्कैन की फाइंडिंग मिलेगी पेची, ग्राउंड ग्लास, ओपेसिटी। समझ में आ गया? ये अपन ने निमोसिस्टिस के बारे में पढ़ लिया। साथ में CD4 काउंट कितना दिया हुआ होगा? 200 से कम। समझ में आ गया? अब अपन अलग अलग चेस्ट एक्सरे देखते हैं, साथ में उनका मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म भी देखेंगे। अब पहला एक्सरे कौन सा है? ये पहला एक्सरे कौन सा है? पहला एक्सरे है लोबान निमोनिया का। पूरा एक लोब का इन्वॉल्वमेंट है, होल लोब का इन्वॉल्वमेंट है, लोबान निमोनिया। दिस इज द एक्सरे ऑफ लोबान निमोनिया। किसका एक्सरे है? लोबान निमोनिया का। अब लोबान निमोनिया का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। और साथ में क्या दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर? ब्रोंकियल ब्रीदिंग ऑस्कल्टेशन में, प्लस चिल्स एंड राइगर, ये दिया हुआ होगा। अब ये कौन सा एक्सरे है? ये है बल्जिंग फिशर साइन। क्या है? बल्जिंग फिशर साइन। बल्जिंग फिशर साइन किस एक्सरे के अंदर दिखता है? ये दिखता है क्लेब्सियला निमोनिया के अंदर। क्लेब्सियला निमोनिया के अंदर, क्लेब्सियला ऑर्गेनिज्म के निमोनिया के अंदर क्या दिखेगा? बल्जिंग फिशर साइन। अब इसके अंदर क्या फाइंडिंग मिलेगी? पेशेंट होगा एल्कोहलिक। क्या होगा? पेशेंट एल्कोहलिक। साथ में क्या होगा? डायबिटिक। और जो इसका स्पूटम होगा, स्पूटम का कलर कैसा होगा? स्पूटम का कलर होगा रेड, रिकरेंट जेली स्पूटम, मतलब ब्लडी स्पूटम होगा। कैसा स्पूटम होगा? ब्लडी स्पूटम। अब इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है क्लेब्सियला निमोनिया की? पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम। समझ में आ गया? ये क्लेब्सियला निमोनिया है। इसकी एक्सरे फाइंडिंग में क्या दिख रहा है? बल्जिंग फिशर साइन। इसके अंदर लोब का इन्वॉल्वमेंट है। अब अपन को यहाँ पर क्या दिख रहा है इस एक्सरे में? पेची इन्वॉल्वमेंट, अलग अलग पेचेस में इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर पूरा एक लोब इन्वॉल्व था, यहाँ पर बल्जिंग साइन था, यहाँ पर पेचेस के अंदर लंग्स की इन्वॉल्वमेंट है, पेचेस के अंदर। इस टाइप के एक्सरे को क्या बोलते हैं? ब्रोंकोनिमोनिया। और ब्रोंकोनिमोनिया का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? स्टेफाइलोकोकस ओरियस। समझ में आ गया? तो लोबान निमोनिया का मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और बल्जिंग फिशर साइन किस में दिखेगा? क्लेब्सियला निमोनिया के अंदर। हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ होगा कि पेशेंट होगा एल्कोहलिक, डायबिटिक। और जो स्पूटम होगा वो कैसा होगा? रेड, रिकरेंट जेली स्पूटम, यानी कि ब्लडी स्पूटम, ब्लडी स्पूटम। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पिप्रासिलिन प्लस टेजोबेक्टम। तो ये तो अपन ने निमोनिया के अलग अलग टाइप देख लिए। अब अपन दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। गाइस अपन डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। ए 55 ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंट विथ टेकिपनिया। पेशेंट को क्या है? टेकिपनिया है, साथ में मेंटल कंफ्यूजन है। अब टेकिपनिया का मतलब क्या होता है? टेकिपनिया का मतलब होता है रैपिड, डीप एंड एक्सेसिव ब्रीदिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? वाश आउट। जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो कहाँ? लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी और PaCO2 का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना है टेकिपनिया की वजह से।
और साथ में क्या दिया हुआ है, ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड है। और पीएच की वैल्यू है 7.20। जब भी एसिड बेस डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे तो नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। पीएच की नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से 7.45। जब भी पीएच 7.35 से कम होगा तो हो जाएगा एसिडोसिस, और जब इससे ज़्यादा होगा तो हो जाएगा एल्कलोसिस। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि पीएच 7.20 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। तो ये दोनों ऑप्शन तो रूल आउट हो गए क्योंकि यहाँ पर एल्कोलोसिस है। अब बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए, ये है 24 से 26 मिली इक्विवेलेंट। और PaCO2 कितना होता है, 35 से 40 mmHg। तो ये नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब ये दोनों तो रूल आउट हो गए क्योंकि ये एल्कोलोसिस है और क्वेश्चन में क्या है, एसिडोसिस। अब इन दोनों में से क्या आंसर होगा ये देखते हैं अपन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगा PaCO2 इंक्रीज। प्राइमरी डिफेक्ट होगा ये क्या है, प्राइमरी डिफेक्ट। प्राइमरी डिफेक्ट में क्या होगा, PaCO2 इंक्रीज हो जाएगा किसमें, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। और जब भी PaCO2 इंक्रीज होगा, PaCO2 क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। जब भी PaCO2 इंक्रीज होगा तो pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनका, PaCO2 और pH का। जब भी PaCO2 इंक्रीज होगी pH डिक्रीज हो जाएगी। अब इसको कंपनसेट कैसे करेगी बॉडी, इसका कंपनसेशन करती है बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट लेवल्स। बाइकार्बोनेट के लेवल को इंक्रीज करेगी बॉडी। कैसे करेगी, किडनी के थ्रू। किडनी क्या करेगी, रीएब्जॉर्प्शन करेगी किसका, बाइकार्बोनेट्स का। बाइकार्बोनेट का रीएब्जॉर्प्शन करेगी किडनी और बाइकार्बोनेट के लेवल को इंक्रीज करेगी। अब बाइकार्बोनेट क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस है। तो एसिडोसिस में किसकी ज़रूरत है अपन को कंपनसेशन के लिए, बेस की ज़रूरत है। HCO3 क्या करेगा, HCO3 H+ से बाइंड कर जाएगा और H+ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको कंपनसेट करेगा क्या, HCO3। HCO3 किसकी तरह एक्ट करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा और ये कंपनसेशन करेगा। ये तो हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा है, PaCO2 इंक्रीज हो रही है, बाइकार्बोनेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। और pH क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि PaCO2 क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है pH के। अब आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा pH तो करेगी डिक्रीज क्योंकि एसिडोसिस है। साथ में क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा, डिक्रीज। अब जब बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज होगा, ये तो हो गया प्राइमरी डिफेक्ट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में प्राइमरी डिफेक्ट क्या था, PaCO2 इंक्रीज कर रही थी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में प्राइमरी डिफेक्ट क्या होगा, HCO3 डिक्रीज करेगा बाइकार्बोनेट का लेवल, क्योंकि ये क्या है, बेस है। अब इसको कंपनसेट कैसे करेगी बॉडी, इसको कंपनसेट करेगी बाय डिक्रीजिंग PaCO2 का लेवल। PaCO2 का लेवल क्या करेगी, डिक्रीज करेगी बॉडी, कंपनसेट करेगी बाय रैपिड ब्रीदिंग, बाय रैपिड ब्रीदिंग टेकिपनिया। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टेकिपनिया। तो इसका मतलब PaCO2 क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और pH भी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जब pH भी डिक्रीज करे, PaCO2 भी डिक्रीज करे और साथ में बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज करे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब pH भी डिक्रीज करे, PaCO2 क्या करे, इंक्रीज करे और बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज करे, तो ये हो जाएगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये याद रखना है पॉइंट।
तो इसका आंसर हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एसिड बेस बैलेंस का। तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए। पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी बताई थी? 7.35 से 7.45। PaCO2 कितना बताया था? ये बताया था 35 से 40 mmHg। बाइकार्बोनेट कितना बताया था? 24 से 26 मिली इक्विवेलेंट। अब पीएच कितनी दी हुई है? 7.2, यानी कि डिक्रीज है, तो ये हो गया एसिडोसिस। अब कौन सा एसिडोसिस है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है? पीएच भी डिक्रीज होती है, PaCO2 भी क्या होती है? डिक्रीज होती है, बाइकार्बोनेट भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये तो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, तीनों चीज़ें क्या होगी? डिक्रीज होगी। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है? पीएच भी डिक्रीज होती है। अब क्या होगा? PaCO2 इंक्रीज होगा और बाइकार्बोनेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज होगी, PaCO2 इंक्रीज होगा, बाइकार्बोनेट भी इंक्रीज होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच डिक्रीज होगी, PaCO2 डिक्रीज होगा और बाइकार्बोनेट भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये तो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं। PaCO2 कितना है? 80 mmHg। नॉर्मल वैल्यू कब तक होती है? 35 से 40 mmHg। तो PaCO2 क्या हो रहा है? इंक्रीज। और बाइकार्बोनेट कितना है? 40। नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 24 से 26। ये भी क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो पीएच और ये डिक्रीज और दोनों हो रहे हैं इंक्रीज। तो ये क्या हो गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। तो आंसर क्या हो गया? ए। समझ में आ गया? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पीएच होगी डिक्रीज, PaCO2 होगा इंक्रीज, बाइकार्बोनेट भी होगा इंक्रीज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच होगी डिक्रीज और दोनों चीज़ें होगी डिक्रीज। समझ में आ गया? ये चीज़ याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये टेबल। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। ए नॉन केस ऑफ COPD विथ एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ COPD is managed in ICU. He is conscious with type 2 respiratory failure. Following is not true. अब अपन को COPD का एक्यूट एक्सरबेशन का मैनेजमेंट पता होना चाहिए। COPD एक्यूट एक्सरबेशन का मैनेजमेंट पता होना चाहिए अपन को। इसके अंदर क्या देते हैं अपन? ऑक्सीजन प्लस ब्रोंकोडाइलेटर्स, साथ में क्या देते हैं? एंटीबायोटिक्स। एज मोस्ट ऑफ COPD एक्सरबेशन आर इन्फेक्टिव इन ओरिजिन। मोस्ट ऑफ द COPD एक्सरबेशन क्या होती है? इन्फेक्टिव ओरिजिन की होती है। साथ में और क्या देंगे? स्टीरॉइड देंगे। और क्या करेंगे? नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन गिवन टू दी पेशेंट। अब ऑप्शन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ये भी सही है। सालबुटामोल, ब्रोंकोडाइलेटर, ये भी देते हैं। स्टीरॉइड भी देते हैं, आईवीडेक्सोमिथाजोन। अब नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन इज नॉट इंडिकेटेड, ये गलत है। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन देते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? नहीं देते एक्यूट एक्सरबेशन में। समझ में आ गया? तो इसका आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। समझ में आ गई? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन, निमोनिया का मैनेजमेंट का क्वेश्चन। किसका क्वेश्चन है? निमोनिया का मैनेजमेंट का क्वेश्चन। निमोनिया के मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। अब निमोनिया का मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपन? थ्रू कर्ब 65 स्कोर। किसके थ्रू करते हैं? कर्ब 65 स्कोर के थ्रू। अब सी से हो गया कन्फ्यूज़न, यू से हो गया यूरिया लेवल जो कि है मोर देन 40 मिलीग्राम परसेंट और 7 मिलीमोल। आर से हो गया रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 पर मिनट। बी से हो गया बीपी लेस देन 90 और डायस्टोलिक कितना हो गया? लेस देन 60।
और 65 से हो गया एज मोर देन 65 ईयर। अब ये जितने भी पैरामीटर है इस हर एक को कितनी वैल्यू दी है, 1 वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी है 1 1। हर पैरामीटर को कितनी वैल्यू दी है 1। ईच पैरामीटर का कितना स्कोर है, ईच पैरामीटर का है 1 स्कोर। अगर स्कोर 2 है तो मॉडरेट सीवियरिटी। मॉडरेट सीवियरिटी में ट्रीटमेंट क्या देंगे, हॉस्पिटल और वार्ड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या देंगे, आईवी एंटीबायोटिक्स। अगर स्कोर कितना है 3 और 5 तो हाई सीवियरिटी, तो मैनेजमेंट क्या होगा, आईसीयू मैनेजमेंट। इसमें क्या देंगे, आईवी एंटीबायोटिक। अगर स्कोर कितना है 1 तो क्या देंगे, होम ट्रीटमेंट। होम ट्रीटमेंट में भी क्या देंगे, आईवी एंटीबायोटिक। तो कर्ब 65 में क्या क्या स्कोर है, कन्फ्यूजन, यूरिया लेवल मोर देन 40 मिलीग्राम %, रेस्पिरेटरी मोर देन 30 पर मिनट, ब्लड बी से क्या हो गया, बीपी, सिस्टोलिक बीपी कितनी हो गई, लेस देन 90, डायस्टोलिक बीपी कितनी हो गई, लेस देन 60, और एज कितनी हो गई, मोर देन 65। ये जितने भी पैरामीटर है ईच पैरामीटर का स्कोर कितना है 1। अब जब इन पैरामीटर को प्लस करेंगे, अगर स्कोर 2 आता है तो क्या हो गई, मॉडरेट सीवियरिटी। उसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, वार्ड के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर, आईवी एंटीबायोटिक। अगर स्कोर 3 और 5 है, 3 से 5, तो क्या हो जाएगा, आईसीयू मैनेजमेंट। अगर स्कोर 1 है तो होम मैनेजमेंट, आईवी एंटीबायोटिक। अब अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लड यूरिया कितना है 44, तो स्कोर कितना देंगे 1, क्योंकि मोर देन 40 से ज़्यादा हो गया। अगर रेस्पिरेटरी रेट कितनी है 20 पर मिनट, तो रेस्पिरेटरी रेट का पैरामीटर हट गया। बीपी भी क्या है, नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है, लेकिन एज कितनी दी हुई है 68, मोर देन 65, तो इसको भी 1 देंगे। 1 + 1 कितना हो गया 2, और जब स्कोर 2 होगा तो मैनेजमेंट कैसा होगा, हॉस्पिटल वार्ड मैनेजमेंट, आईवी एंटीबायोटिक प्लस वार्ड मैनेजमेंट। तो आंसर क्या हो गया, बी। समझ में आ गया। एज 65 है तो स्कोर क्या हो गया, 1 हो गया, और ब्लड यूरिया मोर देन 40 है तो इसका स्कोर भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो इन दोनों को प्लस कर दिए तो 2 आ गया, और स्कोर 2 होगा तो मॉडरेट सीवियरिटी। ट्रीटमेंट क्या होगा, हॉस्पिटल और वार्ड में आईवी एंटीबायोटिक। रेस्पिरेटरी रेट क्या है, नॉर्मल है, और बीपी भी नॉर्मल है, तो ये दोनों हट गए। समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन। तो ये निमोनिया का मैनेजमेंट है थ्रू कर्ब 65 स्कोर।